तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, ये सीडीएफ हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने सीडीएफ डिफाइन किया था, अब वो प्रॉपर्टीज बताने थे। तो लास्ट के 2-3 क्लासों में हमने डिफाइन किया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक चीज़। तो दूसरा है ना, सीडीएफ का डेफिनेशन क्या है। अब आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ पे स्टॉप किए थे, कि कोई एक फंक्शन गिवन है और आपको चेक करना है कि वो सीडीएफ है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो वो कैसे होगा, है ना। तो कल हमने सीडीएफ डिफाइन किया था, सीडीएफ जिसका पूरा नाम है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो हमने कहा था कि सीडीएफ एक फंक्शन है R201 में, और इसका डेफिनेशन था प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना, ये डेफिनेशन है। तो ये सिंपल सीडीएफ का डेफिनेशन था। अब अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं सीडीएफ एट प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी सीडीएफ ऑफ x। सो बताइए किसके इक्वल, अगर मैं आप स्मॉल x को प्लस इन्फिनिटी कर देता हूं तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, है ना। सो ये सिंपल है, क्योंकि ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। और आपको पता है इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग एक्चुअली था कि दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस, सो दोज आउटकम इन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग, दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस फॉर विच दिस इज लेस देन इक्वल टू x, है ना, और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो जब आप x को प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं, सो x लेस देन प्लस इन्फिनिटी, तो सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैपिटल X की वैल्यू आएगी, ऑल विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना, कि जितने भी हो सब सेटिस्फाई। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। सो दिस क्वांटिटी विल बी एक्चुअली, ये पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ऐसा x की कोई भी वैल्यू होगी नहीं जो छूट जाएगी। x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो सब यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। सो पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जो कि 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं निकालते हैं हम लोग सीडीएफ एट माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सो ये सीडीएफ ऑफ x। इसका मतलब हो गया, यहाँ ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी यही है ना, प्रोबेबिलिटी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी लेस देन x लेस देन माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या आएगी, सो है ना, ये एम्प्टी सेट है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सो अब x लेस देन माइनस इन्फिनिटी है, सो नो वैल्यू ऑफ कैपिटल X विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो सैंपल स्पेस का कोई भी आउटकम नहीं होगा जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल X की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कम होगी। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सिंपली ये एम्प्टी सेट आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। अब आपको पूछा जाए आगे, मैं बस इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, है ना। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि सीडीएफ इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। आगे है कि लिमिट, मान लो ऐसा लिखूं मैं, x टेंस टू a, या ठीक है x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू a प्लस CDF of x and the CDF at a। तो इसका मतलब क्या है ना, हाँ। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू a प्लस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, है ना, और x टेंस टू a प्लस है, राइट हैंड लिमिट है। और आगे लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ x a को अप्रोच कर रही है बाई राइट साइड, तो x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू a के इक्वल आएगी अराउंड, है ना, लगभग a आएगी, बट a की राइट हैंड लिमिट में तो a प्लस एप्सिलॉन टाइप का होगा। और अगर हम लिखते हैं
प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a। सो अगर x टेंड्स टू a प्लस है CDF लेस देन इक्वल टू x, सो ये क्वांटिटी हमें मतलब ये जस्ट मैं अब कन्विंस ही कर सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर थ्योरेटिकली जाना पड़ेगा। सो ये जो क्वांटिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी जब x a प्लस है और x लेस देन इक्वल टू a है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ है तो वैल्यू दोनों की इक्वल आएगी। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि दिस विल बी इक्वल टू CDF एट ऑफ x एट a, मतलब ये राइट कॉन्टिन्यूअस बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो CDF की वैल्यू है जब x टेंड्स टू a प्लस है, x की वैल्यू a के राइट हैंड लिमिट में है, और यहाँ पे CDF ऑफ x एग्जैक्टली एट a, ये दोनों इक्वल आएगा एक्चुअली। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मतलब ये राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी क्योंकि a प्लस और a के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो ऐसी कोई कैपिटल आउटकम होगा ही नहीं जिसकी वैल्यू x और मतलब a और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, जीरो के बहुत क्लोज है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a प्लस, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a प्लस, ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि a प्लस और a के बीच बहुत डिफरेंस एप्सिलॉन का है, एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, जीरो के बहुत क्लोज है, तो वैसा कोई वैल्यू होगा नहीं जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसलिए दोनों इक्वल है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन लगभग जीरो है ना, तो वैसी कोई आउटकम आएगी नहीं जो उसमें बीच में फिट बैठेगा। हाँ फिर CDF नहीं बोलेंगे अगर, हाँ अगर ऐसा मान लो ऐसा हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग आ रही है तो हम बोलेंगे फिर वो CDF नहीं है एग्जैक्टली, अगर ऐसा हुआ तो। CDF है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो CDF नहीं है फिर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है, सो इन्फिनिटी पे 1 आएगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0 आएगी, राइट कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए मतलब होगा ये। और अगला आता है कि अगर मैं ऐसा लेता हूँ x1 लेस देन x2, तो जो CDF ऑफ x एट x1 एंड CDF ऑफ x एट x2, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा देखो मैं अगर ऐसे बात करूं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x1 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x2, चूंकि x2 लार्जर नंबर है x1 के रेस्पेक्ट में, तो x लेस देन इक्वल टू x1 है, मतलब वैल्यू जो है लेट्स से ऐसा समझ लीजिए आप कि यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, सो ये है और ये है। सो यहाँ पे कैपिटल X इस इंटरवल में होगा, यहाँ कैपिटल X यहाँ से लेके वहाँ तक होगा, तो किस में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी? तो ये जो होगी क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू भी हो सकती है कुछ केसेस में। सो ये प्रोबेबिलिटी कि x की वो वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू x1 है और x की वो वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू x2, क्योंकि x2 लार्जर नंबर है तो x की ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ सकती है देन दिस। तो ये जो कंडीशन है इसका नाम है नॉन डिक्रीजिंग, कि अगर x1 लेस देन x2 है तो CDF एट, इसका मतलब ये हो गया दैट इज CDF एट x1 लेस देन इक्वल टू CDF एट x2। तो मैं यहाँ पे बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो CDF है इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये फंक्शन CDF है तो इन्फिनिटी पे 1 आएगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0 आएगी, ये आपका राइट कॉन्टिन्यूअस होगा और ये नॉन डिक्रीजिंग होगा, ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब कोई भी फंक्शन जो इन चारों को सेटिस्फाई करेगी वो CDF बन जाएगी, जो कि हमने कल लिखा था। तो ये तो CDF का डेफिनेशन था, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ CDF, और ये इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब जो भी फंक्शन इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो CDF होगी। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे थ्योरम है कि एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है f जो कि है R टू R, ठीक है ना, या अ फंक्शन लिख लो एनी फंक्शन की बजाय। सो अ फंक्शन f फ्रॉम R to R is said to be CDF of x if and only if
तो बोलेंगे सी डी एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली, सो वही पहली कंडीशन कि इफ प्लस इन्फिनिटी पे 1 होनी चाहिए, दूसरी माइनस इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ये f है राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब ये राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब वही कल लिखा था ना डेफिनेशन, दैट इज कि सी डी एफ एट ए प्लस ये इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, राइट कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। एंड चौथा कंडीशन है कि f इज नॉन डिक्रीजिंग। ऑन आर, तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि मान लो x1 लेस देन x2 होगा, देन फंक्शन की वैल्यू एट x1 लेस देन इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x2 होनी चाहिए। सो ये थ्योरम है, तो हम बोलेंगे कि ये CDF है। सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देख लो किसी को डाउट है इसमें बताओ, बस चेक कर लो। सो जी जैसे एक गुप्ता कपूर में ये जो प्रॉपर्टी जी जी एफ अगर सीडीएफ है और रैंडम वेरिएबल है ए लेस देन बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ है। हाँ वो आते हैं, वो भी आगे आएगा, वो अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है CDF, वो प्रॉपर्टीज हैं CDF की, वो आगे आएंगे। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ जो आप कह रहे हैं, वो बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है। उससे ना हमें CDF गिवन होगा, हमें पूछेगा प्रोबेबिलिटी निकालो, तो CDF के हेल्प से डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो वो अगला स्टेप होगा। CDF से मतलब PDF भी आ जाएगा, PMF भी आ जाएगा, लेकिन अगर मिक्स्ड होगा तो प्रॉब्लम है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है बिना PMF और बिना PDF निकाले, मतलब CDF गिवन है और हमें PDF PMF नहीं निकालना है, बिना उससे प्रोबेबिलिटी डिसाइड करनी है, तो भी आ जाएगी डायरेक्टली बिना PMF और PDF निकाले। क्योंकि मैंने PDF PMF अभी पढ़ाया ही नहीं, मैंने डिस्कस ही नहीं किया। हाँ हाँ वो देखेंगे अभी। तो अभी ये देखो, अभी बता रहा हूँ कि कोई फंक्शन गिवन है और तुमसे पूछेगा वो CDF है कि नहीं है, तो उसके लिए ये कंडीशन तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ। सो इन्फिनिट हाँ हाँ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब कवर होगा अभी। एक बार कभी ना, जस्ट अभी CDF तो शुरू ही किया है भाई, तभी सारा कवर थोड़ी है। CDF में 1 2 3 क्लास, 3 4 क्लास लगेगा, तो वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। तो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया। नॉन डिक्रीजिंग मतलब नहीं नहीं, इंक्रीजिंग का मतलब ये लोग, इंक्रीजिंग का मतलब इनका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ जो NCERT में जो इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा है, यहाँ नॉन डिक्रीजिंग वही मतलब है। सो अगर मैं यहाँ इंक्रीजिंग लिखता हूँ तो उसका मतलब NCERT में जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो हो जाएगा, ये चीज़ है। हाँ यहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो सकता है या कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन भी अलाउड है नॉन डिक्रीजिंग में। सो ये है ना, दूसरे तरीके से ये बोल सकते हो कि अगर डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका जो f डैश x होगा वो मोर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो ये मतलब है यहाँ पे कि नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है f डैश x मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी देखो पहले कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और आपको डिसाइड करना है कौन सा CDF है कौन सा CDF नहीं है। सो तो अभी CDF की ये दूसरी क्लास है, अभी जस्ट हमने CDF स्टार्ट ही किया है कि CDF का मीनिंग क्या है ना। तो जैसे अगर आपसे पूछूं मैं, है ना, जैसे पहला मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। तो एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, आपको बताना है ये CDF होगा कि नहीं होगा। यस यस। तो
तो इनमें से कौन कौन सा सीडीएफ है, कौन कौन सा सीडीएफ नहीं है? और ये एमएसक्यू है, तो आपको थोड़ा सा जैम 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था इस पे चेक करने को कि सीडीएफ है कि नहीं है। अरे शिवा भाई थोड़ा पानी पीजिए है। तो एमएसक्यू वही मल्टीपल सेलेक्ट है, 1 2 3 चारों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। बीसीडी ओके, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पहला फंक्शन देखो, पहला फंक्शन जो है जो फर्स्ट है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में कौन सी कंडीशन फेल हो जाएगी इन चारों में से? अब देखो यहाँ पे हाँ सी, हाँ सीडीएफ एट 0 प्लस कितना है और सीडीएफ एट 0 कितना है? तो सीडीएफ एट 0 प्लस है ना, तो 0 की राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट पे ये 1/2 है और एग्जैक्टली 0 पे 0 है, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है। जो एफ एक्स है, मैं ए की बात कर रहा हूँ ऑप्शन ए में। सो जो सी डी एफ एक्स मुझे फंक्शन दे रखा है, सो एक्स तो सफिक्स में नहीं लगा है क्योंकि हमें सी डी एफ नहीं पता है, तो ये जस्ट एक फंक्शन है ना। सो एफ इज नॉट राइट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब है ये राइट कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए सी डी एफ को, तो राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब फंक्शन पॉइंट पे वैल्यू और उसके राइट हैंड लिमिट दोनों पे सेम आने चाहिए तभी सी डी एफ होगा। तो इसका मतलब है कि एफ इज नॉट अ सी डी एफ, तो ये सी डी एफ नहीं है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है। तो पहला नहीं है क्योंकि राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है। दूसरा है ना, ओके हाँ हाँ, ये एक्सपोनेंशियल विथ है ना मीन 1/2 या एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2, तो उसका ये सीडीएफ है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो है ना, वो सबसे आसान तरीका होता है ग्राफ बना, तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ बना के इन चारों का आप ग्राफ बना लोगे तब भी दिख जाएगा, ग्राफ से भी दिख जाता है। जैसे है ना ये जो कह रहा है सीडीएफ कैसा हो सकता है, सो ये जनरली रफली मैं आइडिया बताऊँ आपको, तो ऐसा हो सकता है कि जनरली सीडीएफ ऐसा हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, या और भी तरीके हैं, तो जनरली वो देखना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ आगे। जैसे इनका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ बना के बाद में बताता हूँ, पहले मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। मैथमेटिकली चेक करना है, तो जैसे दूसरा वाला है बी वाला, सो बी वाले में अगर आप चेक करोगे तो सी डी एफ एट, देखो यहाँ मैंने डायरेक्टली हमने इन्फिनिटी पे, यहाँ पे इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, वो तो था ही ट्रू। तो एक पॉइंट जहाँ पे हमें लगा ये गलत होगा, डायरेक्टली मैंने वही लिखा है बस। बाकी आप चेक कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे 1 है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए ये सी डी एफ नहीं है। यहाँ पे अगर आप आएंगे दूसरे वाले में, तो इन्फिनिटी पे 1 आएगी, मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी, तो x टेंस टू इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, 1 आ जाएगी। और माइनस इन्फिनिटी तो x जब लेस देन माइनस इन्फिनिटी यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो वैल्यू उसकी 0 है। राइट कॉन्टिन्यूस यहीं से डिसाइड हो जाता है। यहाँ राइट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाए थे, अगर यहाँ इक्वलिटी लगाया तो राइट कॉन्टिन्यूस हो जाता, तो वहाँ मैंने इक्वलिटी नहीं लगाए,
जब देखो लेफ्ट साइड में यहाँ इक्वलिटी होता तो राइट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, तो इक्वलिटी नहीं लगाया मैंने, तो जीरो पे ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे मोर देन इक्वल टू जीरो है। देखो x कोई भी मोर देन जीरो तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी। तो चूंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर लेस देन जीरो होगा, तो इस फंक्शन में जो डाउटफुल पॉइंट हो सकता है वो x बराबर जीरो है, मतलब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो जीरो पे हो सकता है फंक्शन डिसकंटिन्यू, तो बस मुझे जीरो पे चेक करना है, बाकी पे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लेस देन जीरो कोई नंबर है तो कॉन्टिन्यूअस है, मोर देन जीरो है तो कॉन्टिन्यूअस है ही, बस जीरो पे फंक्शन चेंज हो रही है। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो है फंक्शन का, तो हमें कहीं जीरो पे चेक करना है जस्ट। तो जीरो पे आप चेक कर क्या क्या, हाँ वहीं पे हमें चेक करना पड़ता है, बाकी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप जस्ट जीरो पे चेक करेंगे इसको, तो जीरो पे जब चेक करेंगे तो है ना राइट कॉन्टिन्यूअस देखना है, तो यहाँ मोर देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब है बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस राइट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो जीरो पे ही चेक कर लो जस्ट। तो जीरो प्लस पे जो वैल्यू आएगी वही जीरो पे भी आएगी, वो नहीं आएगी, है ना। एक्स जीरो क्या होगा, जीरो प्लस वैल्यू क्या होगी, जीरो आएगी। एंड और एफ एट 0 1, अच्छा इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं, इसमें अगर मैं ऐसा भी कर देता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ भी मैं इक्वलिटी लगा देता हूँ और यहाँ सिर्फ मोर देन जीरो लिखूंगा तब भी ये CDF है। क्यों, तुम चेक करके देख लो, x जीरो प्लस पे 1 आ रही है और जीरो पे भी 1, नहीं नहीं जीरो पे जीरो हो जाएगी, नहीं ओ सॉरी, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसमें नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वैसा तब होगा जब वैल्यू जीरो आ जाती। हाँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीरो रखें क्या, ई की पावर जीरो, सही तो है, एक मिनट ठीक तो है, ओके। ये मैंने गलत लिखा है ना, ये क्या होगा बताओ, ये जीरो होगा ना, 1 होगा या जीरो होगा, ये मैंने गलत, हाँ ओके है, ये CDF है। अगर इक्वलिटी यहाँ भी लगा दूंगा तब भी CDF, इसकी वजह ये है ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अब कैसे पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस, आगे आएगा। तो ये डिस्क्रीट का CDF लिख रहा था मैं, तो यहाँ पे जंप आ गया, इसमें कहीं जंप होगा ही नहीं, तो ये फंक्शन पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है एक्चुअली। जो फंक्शन पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वलिटी यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल केस में ऐसा होता है, क्योंकि आगे तुम्हें समझ आएगा, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ ऐसा भी लिख देता हूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, इसलिए चेक करो जीरो प्लस, तो x को जीरो रखूंगा, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो ये दोनों जीरो आ गई। तो अगर ऐसे मैं लिख रहा हूँ तब भी ये CDF है, अभी भी ये CDF है। सो कंटिन्यूअस हमेशा वो जंप जीरो होगा, हाँ जंप का लेंथ जीरो होगा, तो मास जीरो होगी जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे CDF एट 0 प्लस, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 प्लस यहाँ बिलोंग करेगा, तब भी यहाँ वैल्यू जीरो आएगी, x को जीरो रख दो ना, और CDF एट 0, तो जीरो इंक्लूड यहाँ किया हुआ है मैंने, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये राइट कॉन्टिन्यूअस है। f इज, अब तीसरा क्या बनेगा, नॉन डिक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेरिवेटिव कर दो। तो अगर तुम यहाँ f डैश x निकालोगे क्या आएगी, अगर तुम जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर है ना, तो ये आएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x। सो जीरो जब x लेस देन जीरो है इक्वल टू जीरो लगा लो, मोर देन जीरो, और ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव, यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि f डैश x मोर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बस तुम्हें ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर दी, मतलब अपने हिसाब से समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इन्फिनिटी पे 1 है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, जीरो पे राइट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ चेक करना था क्योंकि जीरो इसका, जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो बस जीरो पे ही चेक करने की जरूरत है, बाकी पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो राइट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, और फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव है तो वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो f डैश x कभी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कभी नेगेटिव नहीं आएगा,
इसका मतलब है कि ये f is non decreasing, so this is non decreasing on r, और इसी का मतलब हो गया hence f is CDF, ये CDF है cumulative distribution function, so B ऑप्शन वाला CDF है। किसी को डाउट है ए बी में अभी भी? नहीं, हमें बस ये देखना है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो फंक्शन वैल्यू इंक्रीज कर रही है। हाँ, ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में वैलिड रहेगा, यहाँ पे, वहां तो सब जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा तरीका भी है, ग्राफ बना के देख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएट करके मतलब डिफरेंशिएबल है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही है, ये पूरे आर पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएट किया मैंने। ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं था, या कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन जीरो पे, डिफरेंशिएबल कब होता है, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं था, डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करी, सी वाला भी नहीं कर सकते, वो क्या बताओ, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है? तो जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा, फिर डिफरेंशिएबल नहीं तो डिफरेंशिएट कैसे? हाँ, तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो इसको दूसरे तरीके से चेक करना होगा। अब बताओ, जिन लोगों को लग रहा है ये CDF नहीं है, क्यों CDF नहीं है बताओ, थर्ड वाला ऑप्शन, किस पॉइंट पर राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है? अच्छा, यहाँ अदरवाइज लिख दी, सो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि x मोर देन इक्वल टू 0 कर दूं अगर, तो क्या होगा? तो फिर से सोचो, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ये अदरवाइज का मतलब है x मोर देन इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, अब बताओ कहाँ पे? अच्छा 1, ठीक है, तो अभी भी CDF नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 होना पड़ेगा, है ना। हाँ, एक तो यहाँ पे अभी CDF क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ 0 था, तो 0 है तो CDF नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। अभी जो हमने लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट अ CDF, व्हाई? बिकॉज इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी पे 0 नहीं 1 होनी चाहिए ना, तो ये CDF नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूं तो अब चेक करके बताओ, तो अब चेक करो, मैंने करेक्ट कर दिया, पहले पहले 0 था तो CDF नहीं था, अब मैंने 1 कर दिया, तो अभी क्यों नहीं है, क्या कंडीशन फेल होगी यहाँ पे? हो जाएगा ना, ये मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम चेक करना चाहो, देखो इनको यहाँ चेक करके दिखाता हूँ मैं, तो ये C वाला ऑप्शन है उसको चेक करोगे, सो प्लस इन्फिनिटी, सो प्लस इन्फिनिटी इस कैटेगरी में आएगी तो 1 है इस पे वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। माइनस इन्फिनिटी पे हाँ हाँ, वो चलिए थोड़ा उधर से इसलिए नहीं होता होगा, अभी ठीक है ना। प्लस इन्फिनिटी पे 1 है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, और अब आपको चेक करना है कि ये राइट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, देखो ये इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन 0 कॉन्टिन्यूअस है, 0 और 1 के बीच का अगर x है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर x 1 से 0 मतलब जो जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, उस पर चेक कर दो। तो 0 और 1 पे जस्ट चेक कर दो, तो तुम्हें यहाँ पे बस चेक करने की जरूरत है 0 और 1 पे, बाकी पे तो कॉन्टिन्यूअस है तो इट्स ओके। सो आप चेक करो यहाँ पे, सो फंक्शन 0 प्लस पे और 0 पे सेम आएगी कि नहीं, क्योंकि वो मोर देन इक्वल टू 0 लगा रखा है मैंने, तो सेम ही आएगी। कितनी आएगी? 1/2। फंक्शन 1 प्लस और 1 पे ये भी सेम ही आएगी 1। तो हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, मतलब ये फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस है फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये राइट कॉन्टिन्यूअस है आपका। अब बचता है नॉन डिक्रीजिंग,
तो नॉन डिक्रीजिंग का ये मतलब है, यहाँ पे समझना है आपको, चेक करो वैल्यू नॉन डिक्रीजिंग। तो x लेस देन 0 पे 0 है, जैसे x को 0 रखता हूं यहाँ पे, तो x को 0 रखूंगा हाफ हो गई, तो 0 से बड़ी हाफ है, हाफ इज मोर देन 0। x को 1 रखता हूं तो 1 है, तो 0 हाफ 1। अब ये 0 से 1 के बीच में तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर मैं सिर्फ 0 से 1 के बीच में बात करूं, सिर्फ 0 से 1 के बीच में, तो वो डिफरेंशिएट कर सकता हूं 0 से 1 के बीच के लिए, पूरे पे नहीं, क्योंकि ये 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, 1 पे हो सकता है मे बी, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बीच में बात करूं तो इसका डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगी ना। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 1 के इंटरवल में। और जब 0 के 1, जब 0 से आगे बढ़ रहा है ना, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, और 0 की राइट हैंड लिमिट कितनी है 1/2। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, 1 की राइट हैंड लिमिट 1 है। यहाँ कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं, अब तुम वेरीफाई करके देखो इसको। सो लाइक ये कहना चाह रहा हूं कि CDF 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो लेस देन CDF एट 0 है ना, इनफैक्ट ऐसा है। और दूसरी बात CDF एट, और ये है f ऑफ 0 प्लस। तो मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ से एक्चुअली, तो यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ कि 0 माइनस लेस देन 0 है, 0 लेस देन 0 प्लस है, और CDF भी उस ऑर्डर को फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि 0 के नेबरहुड में ये जो CDF है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या नॉन डिक्रीजिंग है। ये लिखने का मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि 0 के नेबरहुड में चेक कर रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 से कम है तो CDF की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो CDF की वैल्यू ज़्यादा है 0 के कंपेरिजन में। तो ये 0 के नेबरहुड में ये फंक्शन क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। 0 से 1 के बीच में चेक करना चाहो तुम, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ बस ये बोलना चाह रहा हूँ 0 to 1। मैंने पहले 0 के नेबरहुड में चेक किया, 0 से पहले तो CDF 0 ही है, 0 से 1 के बीच में ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच के इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो इंक्रीजिंग तो होगा ही। अब 1 के नेबरहुड में चेक कर लो, तो 1 के नेबरहुड में क्या हो रहा है, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये अलग बात है, तीनों इक्वल है ना, चेक करो ये तीनों क्वांटिटी इक्वल है एक्चुअली। सो इसलिए नॉन डिक्रीजिंग अलाउड है। नॉन डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली इक्वल लिख दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि तीनों पे वैल्यू 1 ही है फंक्शन की, चेक करके देख लो तीनों पे फंक्शन की वैल्यू 1 ही है ना। ये नहीं, कैसे 1 पे x को 1 रखोगे तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 नहीं हो जाएगा। हाँ, तो तीनों इक्वल है ना, कहने का मतलब ये मैं 1 के नेबरहुड में चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ देखो मेनली क्या है, हमारे एग्जाम में प्रूफ तो लिखना नहीं है, बस तुम्हें खुद को कन्विंस करना है, जस्टिफाई करना है कि CDF है तो क्यों है क्यों नहीं। तो ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कैसे चेक करना, तुम्हें लिखना तो है नहीं, और आगे देख के भी बता दो, ग्राफ से इजीली दिख जाएगा। ये मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF है एक्चुअली। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ये मैं पहले जो लिखा था कि CDF एट 1 माइनस इक्वल टू CDF एट 1 इक्वल टू CDF एट 1 प्लस, और ये सब इक्वल है 1 के। तो यहाँ मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट हो गया ना, 1 के नेबरहुड में फिक्स है, कांस्टेंट है। महेश म्यूट कर लो जब, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि 1 के नेबरहुड में फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, कहना ये कांस्टेंट है, हालांकि कांस्टेंट फंक्शन भी नॉन डिक्रीजिंग में अलाउड है, कांस्टेंट फंक्शन भी नॉन डिक्रीजिंग में अलाउड है, इंक्रीजिंग में अलाउड नहीं होगा। तो ये 1 के नेबरहुड में भी नॉन डिक्रीजिंग है, और 1 के आगे तो पूरा 1 ही है, तो मतलब 1 के बाद तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी नॉन डिक्रीजिंग होगा। सो यहाँ मैंने जस्ट जस्टिफाई किया है कि ये फंक्शन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब ये CDF है, पहले नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ 0 लिखा हुआ था इसलिए पहले नहीं था, अब ये CDF है। डी पे आ जाओ, डी वाला CDF होगा, हाँ कांस्टेंट फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होगा, यस नॉन इंक्रीजिंग भी होगा, दोनों में अलाउड है। सर मतलब जितने भी पॉइंट दिए हैं सब पे राइट हो गया कि और नॉट डिक्रीजिंग है, सब कुछ जी जी जी, हर पॉइंट पे चेक करना होगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैम 2024 का ही क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। सो
फोर्थ वाला चेक करो, प्लस इन्फिनिटी पे 1 आंसर देगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट कॉन्टिन्यूअस। सो राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब ये मोर देन इक्वल टू 0 मोर देन इक्वल टू 1 है, तो बाकी बस तुम्हें ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इन पे चेक करना है कि राइट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो मतलब पॉइंट पे वैल्यू और उसके राइट हैंड लिमिट, तो 0 पे हाफ है, 0 के राइट हैंड लिमिट पे भी हाफ है, 1 पे 1 है, 1 के राइट हैंड लिमिट पे भी 1 है, तो ये फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस तो है। 3 कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन है नॉन डिक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग क्या है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज करे तो फंक्शन की वैल्यू या तो इंक्रीज करे या इक्वल हो, कम नहीं होनी चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब लेस देन 0 पे 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 है और 0 के राइट हैंड लिमिट में 1/2 हो गया, और 0 के राइट हैंड लिमिट में 1/2 मतलब 0 के नेबरहुड में ये नॉन डिक्रीजिंग है, इनफैक्ट इंक्रीजिंग है। और 1 के नेबरहुड में देख लो, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ है और 1 का राइट हैंड लिमिट 1 है, तो 1 के नेबरहुड में भी इंक्रीजिंग है एक्चुअली। सो या नॉन डिक्रीजिंग है, तो ये पूरे आर पे नॉन डिक्रीजिंग है एक्चुअली। सो तुम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो बस अपनी लॉजिक से, तो ये भी CDF है एक्चुअली। अब किसी को पूछना है बताओ, पूछना है तो अभी भी। तो कोई फंक्शन दिया होगा, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो बोले हाफ है और राइट वाला 1, जी। तो वो नॉन डिक्रीजिंग कैसे है? नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी होगी 0 के राइट हैंड लिमिट से, ये पता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है। सॉरी, ये 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 लेस देन 0 प्लस, ये तुम्हें पता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पता है तुम्हें, हाँ ये तो नंबर है। सो अब CDF at 0 plus less than equal to CDF at 0 less than equal to CDF at 0 plus। सो जिस ऑर्डर में ये है यहाँ इक्वलिटी अलाउड है क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग इसीलिए। सो ऐसा हो रहा है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 0 के नेबरहुड में नॉन डिक्रीजिंग है। क्योंकि डेफिनेशन में राइट कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट क्यों चेक करेंगे हम, जब डेफिनेशन में कंडीशन राइट कॉन्टिन्यूटी की है तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो जो जो कंडीशन डेफिनेशन में होगा या थ्योरम में होगा वही चेक करोगे ना, तो जो नहीं है वो क्यों चेक करोगे। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे हाँ, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जाम 2024 में आया था, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो तुम अगर इसको सॉल्व करके देखो। सो तो यहाँ से ईयर वाइज देख लो, ईयर वाइज। ये एग्जाम 2024 का ही क्वेश्चन है ये, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं दो दो करके वहाँ पर बुलाता हूँ। सो जैसे ये 3 तो एक साथ आ जाएगा। सो आपको बताना कौन सा इसमें से CDF है, ये पूछ रहा है
कि इनमें से कौन सा CDF होगा। ये इस साल का ही क्वेश्चन है, तो इसको बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ। और एक और आएगा ना ऑप्शन। और ये D वाला जो है, सो आपको बताना इन चारों में से कौन सा CDF है, कौन सा नहीं है। सो दिख रहा है, देखो। तो आपको चेक करना है क्यों नहीं है। जैसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो CDF नहीं है वो क्यों नहीं है ना। 4 ऑप्शंस हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सा CDF है, कौन कौन सा नहीं है। एक तो आप जानते हो कि CDF का रेंज क्या होता है, 0 से 1, है ना। और तो ये जो D वाला ऑप्शन है, ये √2 sin x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे x बोल रखा है 0 से π/4 में, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 हो जाएगा, है ना। वी नो दैट जो CDF है, है ना। हाँ जी अर्का, ABCD हो रहा है, सारे CDF है। नहीं नहीं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे यहाँ तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि ये एंगल क्या है, तो उसके लिए साइन का डेरिवेटिव माइनस, है ना, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस होगा था ना। तो वैल्यू वहाँ पे तुम्हारे पास, हाँ, तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे ये 3π/4 मतलब कितना एंगल हो गया हमारे पास, साइन 135 ना। हम्म। जैसे मैं अगर चेक, फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए ना, तो मैं बस इसको चेक करूं कि क्या इस इंटरवल पे नॉन डिक्रीजिंग है क्या, मतलब इंक्रीजिंग या कांस्टेंट। तो अगर तुम इसका डेरिवेटिव करोगे इस इंटरवल पे f1-x, तो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos। अब ये मैं बस इस इंटरवल में चेक कर रहा हूँ, π/4 से लेके 3π/4 तक। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी या जीरो रहेगी, है ना। तो हाँ, तो π/2 से यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। f1-x इज नेगेटिव इन द नेबरहुड जब x की वैल्यू π/2 से, हाँ, 3π/4 में। तो ये इस बीच में डिक्रीजिंग भी है, लेकिन हमारा फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो डिक्रीजिंग भी हो गया, ये देख सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा, हाँ, नहीं नहीं, क्यों, साइन का डेरिवेटिव कॉस है ना, तो कॉस नेगेटिव कब होगा। हाँ, वही ग्राफ से भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, पहले इन चारों का मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम था, देखो। तो, हाँ,
क्या हो रहा है? नहीं नहीं, राइट तो राइट कॉन्टिन्यूस भाई, कहाँ खोए हो? ये तो है राइट कॉन्टिन्यूस। राइट कॉन्टिन्यूस तो मोर देन इक्वल टू होना चाहिए, वो तो है। राइट कॉन्टिन्यूस में मोर देन इक्वल टू साइन था ना, एक्स मोर देन इक्वल टू होने चाहिए। देखो दो तरीका है इसको जस्टिफाई करने का। एक तरीका ये भी है कि तुम जैसे पाई बाई 2 एंगल ले लो और 3 पाई बाई 4 से छोटा एंगल कोई ले लो। 3 पाई 135 था ना, तो 3 पाई बाई 4 से क्या 60 डिग्री क्या होता है? 120 ले लो। हाँ 120 को क्या लिखोगे? 2 पाई बाई 3। तुम चेक करो, पाई बाई 2 लेस देन 2 पाई बाई 3 है, लेकिन तुम्हारा F1 एट पाई बाई 2 मोर हो जाएगा F1 एट 2 पाई बाई 3 से। सो एक तरीका जस्टिफाई करने का ये है, दूसरा तरीका जस्टिफाई करने का ये भी है। सो x1 लेस देन x2 है, तो CDF एट x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू CDF एट x2। बट चेक करो तुम, साइन 91 हो गया, साइन 120 निकालोगे तो ये √3/2 आ जाएगा, तो इसीलिए ये CDF नहीं है। अच्छा, कई सारे तरीके हैं, मैं पहले इसका आता हूँ, इसका ग्राफ बनाते हैं। एटलीस्ट जो 3 CDF था उसका ग्राफ बना के देखो, तुम्हें आइडिया मिलेगा क्या हो रहा है। पहला तो CDF था ही नहीं, CDF तब होता जब मैं यहाँ 0 लगा देता। तो वो यानी यहाँ पे किया है वो काम D में उतना ही तो करेक्ट किया है मैंने, है ना। चलो जैसे मान लो दूसरा वाले का ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ से तुम्हें बेटर आइडिया मिलेगा CDF का। सो बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में जो CDF लिखा था मैंने, तो ये था 0 x लेस देन 0, 1 माइनस e की पावर माइनस 2x, x मोर देन 0। यहाँ भी इक्वल टू था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ग्राफ बनाओ तुम, तो ग्राफ बनाओगे तो ये कह रहा है कि लेस देन 0 पे आपका फंक्शन, लेस देन 0 पे फंक्शन 0 है ना, ये 0 है। सो लेस देन 0 पे फंक्शन 0 है, और 0 के बाद क्या हो रहा है? ये तो 0 के बाद ऐसा हो जाएगा और ये 1 को अप्रोच करेगी। सो ये इसका ग्राफ है। अब तुम देखो, ये ब्लैक कलर से मैंने इसका ग्राफ बनाया है। सो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x का ग्राफ बनाओगे, ये आएगा। तो ये बाद में जाके पैरेलल हो जाएगी। तो हो क्या रहा है? इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो ऑब्वियसली राइट पे कॉन्टिन्यूअस, पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है। राइट नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है कि कहीं ग्राफ नीचे ना आ रहा हो। देखो तो ये कांस्टेंट था, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है। तो दैट्स ऑल, ग्राफ से एक लाइन में दिख जाएगा तुम्हें कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत, अगर ग्राफ बना लोगे तुम्हें कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ से इजीली तुम सारे कंडीशन वेरीफाई कर लो बिना मैथमेटिकली कुछ लिखे। जैसे सी ऑप्शन वाले का ग्राफ बनाता हूँ, देखो सी जो था 0x लेस देन 0, मैं डायरेक्टली ग्राफ ही बनाता हूँ। तो यहाँ रेड कलर से ग्राफ बना देता हूँ, देखो। सो लेस देन 0 पे इसका ग्राफ 0 था, रेड से ग्राफ बना रहा हूँ। फिर इसने कहा कि 1/2 प्लस x/2 जब 0 से 1 में है, तो यहाँ एक्सक्लूडेड है, और 0 से 1 में तो x को 0 रखूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पे वैल्यू 1/2 से स्टार्ट हो रही है, और ये आगे जाएगी 1 तक, और 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 1 पे 1 हो जाएगी। ये देखो 1 पे 1 हो जाएगी, और 1 के आगे 1 ही है, तो आगे ये इंक्लूड हो गया, ये ग्राफ है। सो ये ग्राफ है सी ऑप्शन वाले का। अब देखो यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी होगी तो वैल्यू 0 है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे x हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाने चाहिए, नीचे नहीं आने चाहिए। अगर नीचे आ गया तो डिक्रीजिंग हो गया, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। सो ये है, फिर ये है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पार्ट में, फिर ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फंक्शन अलाउड है डिक्रीजिंग में। सो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ग्राफ की वैल्यू ऊपर जा रही है, या कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। तो दिख गया नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस। और देखो यहाँ पर राइट कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू 0 पे है वही 0 के राइट हैंड लिमिट में है, जो 1 है 1 के राइट, यहाँ 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट हाफ है, 0 के एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू हाफ है। तो ये ग्राफ है। तो यहाँ जंप है, बात करूंगा मैं जंप की, है ना। जैसे इसमें कोई जंप नहीं था, इसके जंप का मतलब पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, वो जंप है। सो जहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ पे जंप होगा ग्राफ में। तो यहाँ पे कोई जंप नहीं है, इसका मतलब है कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है।
ये जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे इसका जंप है, और जंप का जो लेंथ होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है उस पॉइंट पे। तो आगे आएंगे अभी हम। और जैसे सी वाले का ग्राफ बना के देखो, सी तो हो गया, डी वाले का ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मैं डी वाले ऑप्शन का ग्राफ बनाऊं तो डी वाले में क्या होगा देखो। तो डी वाले ने कहा है कि जीरो है जब एक्स लेस देन जीरो है, और 1/2 है जब एक्स 0 से 1 में है, 1 जब है ना मोर देन इक्वल टू 1 है। सो कई सारे ऑप्शन है, प्रैक्टिस करो तुम्हें आइडिया मिलेगा क्या करना है। 0 लेस देन 0, 0 से 1 में कह रहा है कि हाफ है, तो यहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ एक्सक्लूड होगा, ये 1/2 था। और 1 से इन्फिनिटी में 1 है, तो यहाँ पे 1 है। देखो ये ग्राफ है उसका। तो माइनस इन्फिनिटी 0, प्लस इन्फिनिटी पे 1, इधर जा रहा है। राइट कॉन्टिन्यूअस, तो राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पॉइंट पे वैल्यू और उसके राइट हैंड लिमिट में इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट इक्वल है ना, जीरो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। अब जब से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होने चाहिए। सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिस्क्रीट का CDF है। डिस्क्रीट का CDF आगे मैं बताऊंगा, हमेशा स्टेप वाइज कांस्टेंट स्टेप फंक्शन होगा, जो पीस वाइज कांस्टेंट स्टेप फंक्शन मतलब जो पीस वाइज कांस्टेंट होगा। और ये मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF है, यहाँ पे जंप भी होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा। देखो ये डिस्क्रीट क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट का CDF हमेशा ऐसा दिखेगा, वो हमेशा लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पीस वाइज कांस्टेंट स्टेप फंक्शन। तो ये जो भी CDF का ग्राफ होगा वो हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, पीस वाइज कांस्टेंट। ये पीस वाइज कांस्टेंट तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, तो ये डिस्क्रीट नहीं है। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि x इज नॉट डिस्क्रीट। वाई, बिकॉज सो x इज डिस्क्रीट। तो अगर डिस्क्रीट होगा तो ग्राफ हमेशा पीस वाइज कॉन्स्टेंट होगा, स्टेप फंक्शन। अच्छा यहाँ देखो, देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 0 और 1 है, तो डिस्क्रीट में हमेशा पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी होगा ही, इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो जिसके भी ऐसा CDF जहाँ पे एक भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF होगा, जो कि मैं लिखाऊंगा आगे, लेकिन बता रहा हूँ ग्राफ में। तो यहाँ पे x जो है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। व्हाई, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो x जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी आ गया, तो इसका मतलब हमने कहा कॉन्टिन्यूअस होने के लिए एक भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है 0, तो इसका मतलब x कॉन्टिन्यूअस नहीं है, x इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस। तो ना तो डिस्क्रीट है क्योंकि स्टेप फंक्शन का ग्राफ नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो ये तीसरा कैटेगरी आता है। तो एक तीसरा कैटेगरी है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल बोलते हैं इसको। तो ये एक थर्ड कैटेगरी है जहाँ पे जंप भी है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट बता रहा है कि इस बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो होता क्या है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF अपने सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका सपोर्ट 0 से 1 होगा, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये तो 0 से 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है लेकिन 0 पे जंप है, इसलिए मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड में पार्शियली डिस्क्रीट भी है, पार्शियली कॉन्टिन्यूअस भी है, तो पूरी तरह से ना तो डिस्क्रीट है ना पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए मिक्स्ड बोलते हैं। तो ये है, इसलिए हमने ऐसा बनाया था। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे। तो इसको चेक करने के मैथमेटिकल वे है, ग्राफिकल वे है, दोनों मैथमेटिकली देख लेते हैं। सो ये जस्टिफाई कर रहा है, ये वाला जस्टिफाई कर रहा है कि ये CDF तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट इन नॉन डिक्रीजिंग नहीं है, ये डिक्रीजिंग हो गया, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ओवर दिस इंटरवल, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो CDF हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आते हैं 0 से π/4, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब 0 से π/4 है ये, सो अब तुम देखो π/4 के लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या वैल्यू आएगी इस CDF की, F2 की बात कर रहा हूँ। π/4 के लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या वैल्यू है, इसमें π/4 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये √2 है, और π/4 पे क्या वैल्यू है, तो बताओ
पाइप ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? लेकिन इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसलिए भी CDF नहीं है, क्योंकि पाई/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट तो छोटी है पाई/4 से, तो इस पे CDF की वैल्यू भी छोटी आनी चाहिए थी इससे, ठीक है, तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पे फिर से यही है कि पाई/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी है पाई/4 से, लेकिन CDF की वैल्यू क्या हो जा रही है, इस पे ज़्यादा हो जा रही है, इस पे ज़्यादा हो गई, इसलिए CDF नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, तो मैं बस वही कंडीशन लिख रहा हूँ जहाँ फेल कर रहा है, बाकी इन्फिनिटी पे 1 माइनस इन्फिनिटी पे 0 वो होगा। दोनों नॉन डिक्रीजिंग नहीं है, इसलिए CDF नहीं हुआ। इस पे आ जाओ। अच्छा, हाँ 1/2 पे इसने यहाँ इक्वलिटी लगा दिया, तो 1/2 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन हमें लेफ्ट कॉन्टिन्यूस से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज़रूरत राइट कॉन्टिन्यूटी की है, तो हम राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो ये फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है 1/2 पे, सो CDF at 1/2 is not equal to CDF at 1/2 plus, मतलब राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट एट 1/2 और राइट हैंड वैल्यू एट 1/2, दिस फंक्शन इज नॉट राइट कॉन्टिन्यूस एट 1/2, ये राइट कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, तो जब राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है तो अंतिम ऑप्शन यही बचता है। अब अंतिम ऑप्शन चूंकि ये है तो इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं, आपको इजीली दिख जाएगा। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो इसका ग्राफ बनाता हूँ, जी। सो वो आपको देखना है कि पूरे R पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सो अभी मैंने आपको कहा था कि डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, इसमें डाउटफुल पॉइंट्स कौन से होंगे, जहाँ पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो जैसे कौन से पॉइंट लेने, या तो 0 लेना होगा, या तो यहाँ पे या तो इसमें 0 लोगे, या 1/3 लोगे, या 1/2 लोगे, या वो, तो तुम एक एक पॉइंट लेके चेक करोगे। जैसे उसने 1/2 डायरेक्टली बता दिया कि उसने चेक कर रखा है ऑलरेडी, तो डायरेक्टली वही पॉइंट ले रहा है जो, मतलब इनिशियली जब तुम्हें नहीं पता है कुछ तो तुम सारे रास्ते एक्सप्लोर करते हो, जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये रास्ते सही है ये रास्ते गलत है, तुम गलत रास्ते नहीं जाते हो सही रास्ते जाते हो, तो वो वाला पॉइंट है। तो चूंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि हाफ पे नहीं है, तुम्हें अगर नहीं कुछ पता है तो तुम ईच पॉइंट पे चेक करो, तो तुम्हें जाकर रियलाइज होगा अच्छा इस पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूस नहीं, इस पे है। सो यू हैव टू चेक एट ऑल पॉइंट, जाके एक एक्सपीरियंसेस के बाद तुम्हें समझ आने लगेगा कि ये सही है ये गलत है, ये करना है नहीं करना है। तो इसका पॉइंट ये है कि सिंपल तुम्हें हर पॉइंट पे चेक करना है, ये पूरे R पे राइट कॉन्टिन्यूस, मतलब हर रियल नंबर पे राइट कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है तो CDF नहीं है। तो वो जैसे यहाँ पे वो पॉइंट हाफ है तो मुझे दिख गया, मैंने कहा था ना हर जगह x मोर देन इक्वल टू होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू 0, x मोर देन इक्वल टू 1/2, यहाँ सिर्फ x मोर देन 1/2 लिख रखा है, तो इक्वल टू नहीं लगा रखा है यहाँ पे, तो इसीलिए राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है। तुम्हें सिंपल कंडीशन चेक करनी है कि हर रियल नंबर पर राइट कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। अब तुम्हें ये तो तुम्हें डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पर राइट कॉन्टिन्यूस में, ध्यान दिख गया कि हाफ पे राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्यों, क्योंकि हाफ पे राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, 1 नहीं आएगी, तो डिफरेंट है, तो तुम्हें पकड़ने होंगे, खुद ही डिसाइड करने होंगे। तो चेक एट ऑल पॉइंट, सो मेनली इन दिस पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं एक बार, डी वाले का कैसा ग्राफ बनता है। सो क्या बनेगा, जब x लेस देन 0 है तो कह रहा है फंक्शन की वैल्यू 0 है ना, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये हो रहा है। और 0 के बाद तो ये ओपन है, 0 पे 0 ही हो जाएगा, 0 से लेके पाई/4 तक, तो मान लो पाई/4 ये एंगल है, तो 0 से पाई ना साइन का डेरिवेटिव कॉस, 0 से पाई/4 में पॉजिटिव रहेगा कॉस भी, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी, पाई/4 पे 1 हो जाएगा, सो ये 1 तक जा रहा है, तो ये मान लो 1 है यहाँ पे, सो ये यहाँ पे अभी ओपन है, देखो यहाँ मैंने क्लोज कर दिया बिकॉज ऑफ 0 पे इक्वलिटी लगी है, और इसके बाद ये 1 हो गया, ये भी हो गया, तो ये ग्राफ है। अब तुमसे मैं पूछूं यहाँ पे कि ये बताओ ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, मिक्स्ड है, किस रैंडम वेरिएबल का CDF है, ये डी ऑप्शन जो है, हाँ क्यों, है ना, तो तुम्हें अभी मैंने लिखा था यहाँ पे देखो कौन सा डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस कौन सा मिक्स्ड, है ना,
हाँ, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? इज देयर एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? ये ग्राफ कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस है? नहीं है ना। तो अगर सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया आर पे, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, हालांकि मैंने डिफाइन नहीं किया अभी, बट एक तुम देख के डिसाइड कर पाओगे। तो ये जो है इसमें कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। मैंने इसका ग्राफ बनाया, मैं इसका ग्राफ बनाया, फंक्शन ग्राफ बनाना आता होगा आप लोगों को। सो मैंने जस्ट इसका ग्राफ बनाया है और आपको ये डिसाइड करना था कि ये, सो सिंस यहाँ पे जो सीडीएफ है ना, ये जो फंक्शन है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ f4x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, तो ये थ्योरम आएगा आगे, इफ एंड ओनली इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल के तीन प्रकार हैं ना, 3 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। सो इसमें हमने कॉन्टिन्यूअस, तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, मतलब अभी बस बता रहा हूँ, चूंकि लिख रहे हैं तो एक तुम पहले से एक आइडिया रहेगा, तो जब मैं लिखूंगा तो बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें स्टार्ट होती है ना, तो शुरू में सब कुछ थोड़ी समझ आता है, धीरे 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 फिर आके एक पॉइंट पे आपको क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं। तो ये बता रहा हूँ कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ में कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अगर एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो डिस्क्रीट होगा या मिक्स्ड होगा, तो वो फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा। एनीवे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, चेक करने को तुम देखोगे तो और भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो मैं थोड़े थ्योरम्स लिखा देता हूँ, फिर हम कुछ बात करते हैं इस पर। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी हमने क्या देखा आज, अभी तक क्या देखा हमने कि सीडीएफ का डेफिनेशन क्या है, कोई फंक्शन गिवन है और मुझे चेक करना है वो सीडीएफ है कि नहीं। तो 4 कंडीशन है, इन्फिनिटी पे 1 होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस ऑन होल रियल नंबर, होल रियल लाइन, नॉन डिक्रीजिंग ऑन होल रियल नंबर, पूरे रियल लाइन पे। अभी जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन होता है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ ओनली। तो अभी देखो मैंने अभी ना तो मैं पीएमएफ डिफाइन किया मैंने, ना भी पीडीएफ डिफाइन किया है, ना मैंने ये डिफाइन किया कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, मिक्स क्या होता है, जस्ट बीच में आया तो हमने यूज किया है। तो अभी बस मैं, हमें सीडीएफ दिया होगा और आपसे पूछेगा जैसे लेट fx x be a cdf of random variable x। अब यहाँ x कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। ये थ्योरम इन जनरल हर रैंडम वेरिएबल के लिए है, तो यहाँ हमें वो डिफरेंशिएट नहीं करना क्या है। तो सीडीएफ है तो आपसे पूछेगा देन, क्वेश्चन होगा देन, तो पहला आपसे पूछेगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू ए कोई रियल नंबर है। तो सीडीएफ को यूज करके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a। किसी को डाउट है इसमें, देख लो एक बार। इसने कहा इक्वल टू a, तो मैंने क्या किया, x को माइनस इंफिनिटी से a तक लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज सेम एज, तुम अगर ऐसा लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये सेम ही चीज है, तो आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, इट्स अप टू यू। सो ये यही चीज है, ऐसा लिख सकता हूं, और यहाँ लेस देन a लिख रहा हूं मैं। तो ये एक्चुअली है x बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू a, और यहाँ x बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू a। तो ये इंटरवल मैंने क्या किया, माइनस इंफिनिटी से a तक इंक्लूड किया और उसमें से ये हटा दिया, तो बचेगा क्या, जस्ट a बचेगा, ये ओके है। और बताओ, तो इसका नोटेशन मैं यूज करूंगा, तो जो मैं यूज कर रहा हूँ उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिंपली x लेस देन इक्वल टू a माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a। और इसका हमने इसको कैसे डिफाइन किया है, सो दिस इज अ सीडीएफ ऑफ x एट a, और इसको मैं क्या लिखूंगा अब, तो यहां मैं लिखूंगा सीडीएफ ऑफ x एट a माइनस, माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहां हमने a को, देखो यहां हमने a को इंक्लूड कर रखा है, x इक्वल टू a भी कर रखा है ना, इक्वल टू इक्वलिटी है, तो ये सीडीएफ एट a है। अब यहाँ पे तो इक्वलिटी लगा हुआ नहीं है, तो इक्वलिटी नहीं लगा मतलब मुझे a की लेफ्ट हैंड लिमिट पे सीडीएफ लेना पड़ेगा। सो इसको लिखूंगा सीडीएफ ऑफ a एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ a की लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करूंगा। हाँ यस यस, जो जंप होगा एक्चुअली, जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा ग्राफ, तो उसके है ना, तो जंप एक्चुअली जंप ही तो है एक्चुअली, यस। दूसरा ऑप्शन है
आपसे पूछ लेगा x मान लो ऐसा है मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं, अब तुम्हें समझना पड़ेगा ये कैसे लिख रहा हूं, जस्ट इंटरवल का ये सबट्रैक्शन और ये है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x लेस देन इक्वल टू b माइनस, हमने a को घटा दिया, देखो हमने इस इंटरवल को बाहर कर दिया। सो ये थोड़े से इंटरवल का खेल चल रहा है यहाँ पे, तुम अगर देखोगे सो कुछ खास नहीं है, ये a है और ये b है। तो हमने पहले क्या किया, हमें इस बीच का प्रोबेबिलिटी निकालना है, a एक्सक्लूडिंग है b इंक्लूडिंग है, हमने माइनस इन्फिनिटी से b तक लिया, उसमें से इसको बाहर कर दिया, तो इसको बाहर कर दिया इंक्लूडिंग a, तो यही बचेगा जो है। अब इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सो दिस इज है ना सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए, ठीक है भाई हर्षित यही पूछ रहे थे ना तुम, तो ये आ जाएगा। यस सर। हाँ अब यहाँ पे क्या है, सिमिलरली थर्ड जो है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी x मान लो मोर देन इक्वल टू a लेस देन b ऐसा बोल दे, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन a माइनस प्रोबेबिलिटी सॉरी x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, तो सो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी x, ठीक है ना, सो ये हो जाएगा। अब तुम्हें ध्यान रखना, देखो एक एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट पे भी प्रोबेबिलिटी होती है, तुम उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। ये हो जाएगा सी डी एफ ऑफ एक्स एट बी माइनस, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है, तो इक्वलिटी नहीं लगी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, यहाँ भी इक्वलिटी नहीं लगी है तो यहाँ भी। अब गुप्ता कवर में क्या कर रखा होगा तुम देखोगे, तो वो ऐसे ना लिख के वो पहले पॉइंट को इंक्लूड करता है फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ऐड करता है, ऐसे करके किया हुआ है उन्होंने, तो बात बराबर ही है। सो अपना अपना तरीका है। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, मान लो दोनों तरफ इक्वलिटी लगा दिया, तो आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b माइनस, और इसको इंक्लूड करना a को यहाँ पे, तो मैं घटाऊंगा तो लेस देन वाले को लिखूंगा, सो x लेस देन a वाले को मैं एक्सक्लूड करूंगा, तो ये आ जाएगा सी डी एफ ऑफ एक्स एट बी माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स एट ए माइनस। और एक पांचवा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास जो x, हाँ तो ये x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, क्योंकि x इक्वल टू को बाहर करेंगे, सो ये बन के आएगा सी डी एफ एट बी माइनस माइनस सी डी एफ एट ए। अब तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, देखो है ना, तो मेनली ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आपको ये यूज करना है, तो यहाँ मुझे कोई पीएमएफ पीडीएफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से आंसर निकाल पाएंगे। जैसे मैं इसमें एक दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ आपको, है ना, जैसे चलो मैं अभी पीछे जो क्वेश्चन लिखा था उसी में आ जाता हूँ, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, जैसे इसी में चलो मैं इसमें इसी डी ऑप्शन में तुमसे, जी जी, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछ लूँ, इस क्वेश्चन में, मान लो ये क्वेश्चन है, अगर मैं पूछ लूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि x मोर देन सिंपली इक्वल टू, चलो यहाँ आसान के लिए बता देता हूँ, पाई बाई 6 से लेके लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी इस सीडीएफ से। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ में समझना है, को देखता हूँ सी डी एफ एट पाई बाई 4 माइनस सी डी एफ एट पाई बाई 6 लेफ्ट हैंड लिमिट, अब पाई बाई
π/4 इंक्लूड किया है मैंने, तो उस पे वैल्यू है 1 माइनस CDF एट π/6। अब देखो π/6 इस इंटरवल में होगा, है ना, 0 से π/4 में 30 डिग्री, तो वहां तुम रख दो √2 sin π/6, क्योंकि π/6 उस बीच में है। तो देखो 0 से π/4 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वही वैल्यू आएगी जो फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि साइन एक्स इस इंटरवल के बीच कॉन्टिन्यूअस है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 π/4 वहाँ प्रॉब्लम होगी, π/6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये आ जाएगा इंक्लूड होके 1 माइनस √2 साइन π/6 कितना 1/2, तो ये 1 माइनस 1/√2 आएगा आंसर इसका। चेक कर लो। तो अगर पूछे, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी अगर पूछेगा आपके, ये आंसर आएगा इसका। ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो हाँ ग्राफ, हाँ जैसे मान लो यहाँ पे तुमसे पूछ लेता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू π/6, तो ये क्या आता है ना, तो ये डायरेक्टली 0 आता, हाँ, क्योंकि इसमें कहीं जंप है ही नहीं, तो पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब जंप एक्चुअली। तो एक ही क्या काम चलने समझा, एक ही क्या, हाँ हाँ यस यस, ओके ओके, तुम ये कहना चाह रहे हो, देखो ये कहना चाह रहा है कि अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इन चारों पार्ट का आंसर सेम आएगा। सो वो आगे मैं बताऊंगा, है ना। सो अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम ही आएगी, तो इन चारों का आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम, हाँ हाँ, सो इफ x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अब मैंने बताया नहीं क्या है, तो उस केस में ये जो 2 3 4 5 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आर सेम, ये सब एक ही है। क्योंकि अभी आगे बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पॉइंट पे मास होता ही नहीं, मतलब पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, तो पॉइंट इंक्लूड कर लो एक्सक्लूड कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को, डिस्क्रीट को फर्क पड़ेगा, मिक्स को फर्क पड़ेगा। तो ये सब आगे की चीज़, थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्या डिफरेंस है, और यही एग्जाम में फंसाता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं ये लिख रहा हूँ इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है तो 0 ही हो जाएगा। सो CDF एट π/6 माइनस CDF एट π/6 माइनस, तो ये डिफरेंस क्रिएट करो ना, वही चीज़ आ जाएगी जो क्या आई थी, तो ये आएगा √2/2/√2/2, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली 0 आ जाएगा आपका। देख लो क्या है, जी जी, सीक्वेंस सीरीज का भी एक टेस्ट है और रैंडम वेरिएबल का भी टेस्ट है। चूंकि गेट में रैंडम वेरिएबल कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है तो उसका है, तो अगर आप लगता है आपकी प्रिपरेशन है तो आप टेस्ट दो, नहीं है तो थोड़े वेट कर सकते हो, जब कंप्लीट कर दूंगा मैं तब आप दे सकते हो, है ना। कल सीक्वेंस सीरीज का भी और रैंडम वेरिएबल दोनों टेस्ट अपलोड होंगे कल। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी सर्च करता हूँ ना, जैसे टेस्ट 5 का, हाँ डिस्कशन अभी होगा, अभी इसका टाइम आज ही होना था, सैटरडे है ना आज, आज ही होना था लेकिन आज कराया नहीं, देखता हूँ कल अगर होगा तो कल पहले टेस्ट दो, एक साथ रख देंगे क्लास, कुछ क्लासेस ब्रेक करके हम डिस्कशन रखते हैं। तो अभी क्या ना, ये लोग भी है ना, अभी दूसरे बैच वाले, इनको भी दोबारा डिस्कशन कराना पड़ेगा, लगता है एक साथ ही करते हैं मेरे को। तो जैसे यही क्वेश्चन है अभी जो मैं लिखाया था ना, एक ये कर दो, इसके बाद क्लास में स्टॉप करूंगा आज की। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब आपसे ये पूछ लेगा, देखो सो आप ये वाला सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, बाकी लोग सॉल्व, सब लोग सॉल्व कीजिए। तो
सो आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा इसका, इसको ट्राई करके देखो। पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पे x डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है, कौन सा रैंडम वेरिएबल है x? अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज डिस्क्रीट, दूसरा मैं पूछूं x इज कॉन्टिन्यूअस, तीसरा x इज मिक्स्ड, है ना, और चौथा कुछ और, जैसे इसमें 4 ही पार्ट पूछा है, मैं आपसे पूछ लूँगा x बराबर मान लो 0 बता दो, क्या आएगा? जैसे ये हो गया, है ना, ये इनका 4 पार्ट अलग है, मेरा 4 पार्ट अलग है, इसमें मैं अलग से लिख दूँ, कुछ और लिख देता हूँ, पहला दूसरा, मैं ऐसा कर देता हूँ। ये बताओ, ये सारे, ये तो 4 पार्ट अलग है, और ये मतलब 6 पार्ट अलग से मैंने लिख दिए, टोटल 10 पार्ट्स हैं आपको सॉल्व करने को। इसका आंसर बताइए। सब कंटिन्यूअस है। क्या पूछ रहे हो महेश तुम? कॉन्टिन्यूअस, CTS लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, कॉन्टिन्यूअस। एक्स इज डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, ठीक है ना? सो डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। अच्छा, अच्छा, तो x क्या हुआ? x मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल हुआ, मिक्स ना। तो मतलब ये वाला करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ग्राफ भी बना के देख सकते हो, तो मैं अगर तुम्हें इसका ग्राफ बना के यहीं पे दिखा दूं, अब मैं अगर इसका ग्राफ बना दूं यहीं पे, देखो। अच्छा, ठीक है, और पहले सारे पॉइंट डिसाइड कर लो, फिर मैं 1 बाय 1 बताना पूछता हूँ अभी। तो ये लेस देन 0 पे 0 है ग्राफ, और 0 पे, सो लेस देन 0 पे 0 है ग्राफ, ये 0 है यहाँ पे, और 0 पे क्या है वैल्यू? 1/10, तो 1/10 से स्टार्ट होगी, और 1 पे क्या है? 2/10, तो 1/10 से ये जाएगी 2/10 तक, है ना? तो सही, मैं थोड़ा ग्राफ ठीक से बनाऊँ, तो मान लो चलो यही ले लो, तो ये 1 है मेरा, तो ये ऐसा ग्राफ होगा, तो ये 1/10 है, ये 2/10 है, मान लो अब यही है, और फिर 1 है, फिर यहाँ 2 ले लो, तो 2 पे क्या हो रहा है? 2 पे वैल्यू है 1 पे, इधर आ जाएगी 1 की राइट हैंड लिमिट 4/10, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 4/10 से, फिर इससे आगे जाएगा कहाँ तक? 2 पे कहाँ जा रहा है? 7 है ना, 7/10 तक, तो ये 4/10 है, ये 7/10 होगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद 1 हो जा रहा है, 7/10 के बाद मान लो यहाँ 1 हो गया, तो इसके बाद ये 1 हो गया, ये ओपन होगा। तो ये ग्राफ है इसका, देखो CDF का, कि ये 0, मतलब रफली मैं बनाने की कोशिश किया हूँ, सो ये स्क्वायर जैसा है ना, तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ होगा इसका रफली, ये है। चलो, तो यहाँ तक ठीक है, 1 2 3, हाँ 0 पे कितना है? 1/10, ओके, और ये सब। अब बताओ किनको किस में डाउट है, ये बताओ। मैंने 10 ऑप्शन यहाँ लिख रखे, 4 तो ये है, और 1 से 6 मैंने लिख रखा था, कहाँ डाउट है पूछो। ये बी वाला ऑप्शन, चलिए बी मैं करता हूँ यहाँ पे। सो बी जो है, इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये बी बनेगी, आ गया ना? ठीक है, ओके। फिर से बोलो। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ, मिक्स्ड है तो, हाँ, तो मिक्स्ड मैथमेटिकली कैसे चेक करोगे? अभी तुम्हें मैंने बताया ही नहीं कि मिक्स क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, तुम्हें तो ये भी नहीं बताया कि डिस्क्रीट कैसे चेक करोगे। बस हमने CDF के बेसिस से बताया था कि डिस्क्रीट का CDF क्या होता है? स्टेप वाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा, हमेशा पैरेलल होगा एक सक्सेसिव लाइन। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? कोई भी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है? ये स्टेप वाइज है क्या? नहीं है, तो डिस्क्रीट नहीं है।
डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मिक्स्ड है। तो जो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस दोनों नहीं है वो मिक्स्ड है। मैथमेटिकली मैं आगे तुम्हें बताऊंगा क्या होता है वो डेफिनेशन, अभी बस तुम्हें अच्छा देखते हैं तो क्या पूछ रहे हैं। जो ये पांचवा है हमें सिक्स ऑप्शन लिखा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया सी डी एफ एट, रुक जाओ, सी डी एफ एट 2 माइनस सी डी एफ एट 2 माइनस, सो सी डी एफ एट 2 का मतलब है x की वैल्यू जब 2 के इक्वल है तो वैल्यू कितनी है 1, माइनस जब x की वैल्यू 2 से कम है, जब x 2 से कम है तो यहाँ x को 2 रखो, तो यहाँ x को 2 रखोगे क्या आएगा 3 प्लस 4/10 7/10, तो यहाँ से आ गया आपके पास 3/10, चेक कीजिए। इसी लॉजिक से 4 5 हो जाएगा, 4 5 इसी लॉजिक से आ जाएगा जैसे 6 मैंने किया जी। नहीं नहीं हाँ हाँ वो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कुछ इंटरवल पे। यहाँ ऐसा है सीडीएफ देख के बताना है तो पहली चीज ये है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, दूसरी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एट सम इंटरवल या एट सम सबसेट ऑफ आर। तो कुछ इंटरवल पे स्ट्रिक्टली, जैसे यहाँ 0 से 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1 से 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा एंड साथ में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, तो मिक्स्ड है। कहीं भी डिसकंटिन्यूटी ये पूरे उस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल पे जस्ट, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और किसी एक इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो कॉन्टिन्यूअस एंड न्यूमेरिकल है, और किसी भी इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तो वो डिस्क्रीट है। बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, वो तो आगे से ये चीज आएंगे भी बता रहा था। इसमें किसी को डाउट है अभी तक? तो हमने यहाँ पे ये वाले अप्रोच यूज किए, ये जो 5 फॉर्मूले हैं, तो पहला फॉर्मूला जो लिखा है उसके बेस पे हमने ये वाले 3 पार्ट लिखे हैं, है ना, थर्ड ये जो 4th 5th 6th वाला है, और बाकी ये है, आप ये फॉर्मूला यूज करो तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अभी अगले क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। सीडीएफ हमने आज क्या डिस्कस किया, सीडीएफ क्या है, चेक कैसे करना है, और एक फॉर्मूले लिखे हैं। तो कल तो क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट है, कल टेस्ट दो, या कल हम डिस्कशन रख सकते हैं, तो मैं देखता हूँ अगर कल पॉसिबल होगा तो कल मेरी कहीं और भी क्लासेस हैं, तो थोड़ा सा तो अभी कल ऑफ रखते हैं, परसों मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। बाकी टेस्ट तुम अटेम्प्ट करो, जो टेस्ट का डिस्कशन रह गया वो एक साथ होगा, तो एक वीक में मैं डिस्कशन क्लास ही रख लूँगा, क्लास को ऑफ करके। टेस्ट 4 का बाकी है, 5th कल 5th होगा ना शायद, 5th 6th 2 टेस्ट अपलोड होंगे, तो पहले एक बार सिलेबस तो कर लो, टेस्ट डिस्कशन एक साथ बाद में भी हो सकता है, क्योंकि जैसे एंड में जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, सिर्फ टेस्ट और डाउट डिस्कशन ही होगा, तो मेनली एक एक क्लास में टेस्ट। तो अभी तुम टेस्ट पर टेंशन मत लो डिस्कशन का, अभी क्या करो, टेस्ट तुम अटेम्प्ट करो, अभी इसमें देखो डाउट क्लास में डाउट पूछ सकते हो या बाकी कर सकते हो। प्रॉपर टेस्ट डिस्कशन क्लास मेनली हम लोग डेली, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा मान लो सितंबर में, तो ये जो 6 महीने बचेंगे 5 महीने, उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें एक एक टेस्ट डिस्कशन ही तो होगा, तो वो टेस्ट तब भी कर सकते हैं। अभी मेन हमारा पर्पस है टेस्ट अच्छे सिलेबस कंप्लीट करें, तुम पहले सिलेबस ढंग से करो, पीवाईक्यू असाइनमेंट, नॉन पीवाईक्यू असाइनमेंट और मॉक टेस्ट जो चल रहा है उसको कंप्लीट करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, या क्लास में भी मतलब तुम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। और क्योंकि एंड में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन, डेली मॉक टेस्ट की क्लास, अभी सिलेबस की क्लास डेली चल रही है, तो वैसे सिलेबस खत्म होने के बाद डेली एक एक मॉक टेस्ट डिस्कशन ही होगा, तो तब तक तुम दोबारा भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, टेस्ट अटेम्प्ट दोबारा ऑप्शन में मिलेगा, तो अभी टेस्ट अटेम्प्ट करो, जो डाउट क्लास में डिस्कस करो, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, डाउट क्लास में कर लेते हैं, और डिस्कशन या तो होगा तो एक वीक में फिर किसमें जैम में सीडीएफ 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही हमेशा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रहेंगे इस पे, तुम चेक कर सकते हो उसमें पेपर में जाके, ठीक है ना। सो ठीक है, चलो तो अभी यहीं स्टॉप करते हुए गेट का क्लास स्टार्ट करते हैं, तो थैंक यू, मैं अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगा, परसों मतलब, कल क्लास नहीं है कोई।